हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की वाली स्कीम है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके दो टाइप्स है, एक तो आप नियर बाय CSC सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे जाके भी आप घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन चार्ट मिलेगा जिसका आपके एज वाइज आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। एग्जिट ऑप्शन और विड्रॉल ऑप्शन, अगर कुछ भी डिसेबिलिटी होती है ड्यूरिंग द पेंशन कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन भी हम देखेंगे। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, मंथली आपका जो EMI जा रहा है पेंशन के लिए, वो EMI में अगर कोई डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट स्कीम को रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं ये भी देखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये पेंशन स्कीम ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन की है। इसमें आपको 3,000 रुपये का पर मंथ का पेंशन मिलेगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप जितना कंट्रीब्यूशन करते हो उतना सेम कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम में भी करती है। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या फुलफिलमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट क्राइटेरिया है आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होने चाहिए, जिसमें आते हैं रिक्शा ड्राइवर्स, लेबरर, घर काम करने वाले व्यक्ति, टेलर आता है, पान वेंडर्स आते हैं, जो स्मॉल शॉप ओनर्स आते हैं और वर्कर्स आते हैं जो सिमिलर जॉब प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपका मिनिमम एंट्री एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप 14 एज तक ही इनरोलमेंट कर सकते हैं इसमें, और आपका मंथली इनकम 15,000 रुपये और उससे भी कम होना चाहिए। डिटेल इनरोलमेंट प्रोसीजर, आपको एप्लीकेशन करने के लिए पहला ऑप्शन ये है कि आप नियर बाय CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे जा सकते हैं। आपका आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट देके वहाँ से भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मानधन.in की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्वयं अपलोड करने हैं। CSC सेंटर जाइए, वहाँ पे आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट दे दीजिए, CSC एप्लीकेशन सेंटर वाले अप्लाई कर देंगे और आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आएगा वो बता देंगे। उसके बाद आपको पहला इंस्टॉलमेंट कैश में पेड कर देना है। आपको एक डेबिट मैंडेट मिलेगा, जैसे हम ECS बनाते हैं वो फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको साइन करके पेंशन अकाउंट उसमें मेंशन करके दे देना है। नेक्स्ट EMI आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से। ये इंटायर प्रोसेस 3 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा और आपका श्रम योगी मानधन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मानधन.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करना है आपको। ये वेबसाइट है आपका मानधन.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक आप सेल्फ इनरोलमेंट करना चाहती है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेल्फ इनरोलमेंट पे। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, फिलहाल मैं मेरा डाल देता हूँ। एक OTP आएगा इसके ऊपर, आपको OTP डालना है यहाँ पे। तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे सर्विस में क्लिक करना है आपको, सर्विस के बाद एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा आपको कि किस में आपको एनरोलमेंट करना है, तो आपको क्लिक करना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो उसके नेक्स्ट विंडो में पूछेगा कि आप ई श्रम के लिए रजिस्टर्ड हो या नहीं हो।
अगर आप नहीं है तो एक मैं आई बटन की लिंक पे मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, उसमें जाके आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। वहाँ पे डिटेल प्रोसीजर दिया है मैंने, कैसे आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। यहाँ पे यूएएन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए, आधार नंबर डालना है आपको, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको दूसरा एक ऑप्शन आएगा, वेदर एनपीएस के मेंबर हो आप, ईएसआईसी के मेंबर हो या ईपीएफओ के मेंबर हो। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब आप अगर ईएसआई के मेंबर हैं, आपका मंथली पीएफ कटता है, इंश्योरेंस का पैसा कटता है, या आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो ये स्कीम आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दीजिए। और अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो भी आप इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे अगर यस करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल ऐसा लिख के आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट करने के बाद बैंक डिटेल्स फिल कीजिए, नॉमिनी डिटेल फिल कीजिए। आपको एक मैंडेट फॉर्म मिलेगा, जैसे हम बैंक में ईसीएस कराते हैं साइन करके, वैसा एक फॉर्म मिलेगा, वो साइन करके अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन। यहाँ पे अपलोड कीजिए। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करना पड़ेगा यहाँ से, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका ऑनलाइन जाएगा और एंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा कार्ड। ये आपका कंट्रीब्यूशन चार्ट है। आपका अगर एंट्री एज समझो फॉर एग्जांपल 22 है तो आपको पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा 68 रुपीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगा 68 रुपीज़। आपका टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 136 रुपीज़ और आपको 3000 रुपीज़ का फिक्स पेंशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन मिल जाएगा। जैसे अगर कम से कम में शुरू करते हैं, आपका 18 साल का एज है तो खाली 55 रुपीज़ का आपको कंट्रीब्यूशन आएगा मंथली कंट्रीब्यूशन। आपका एज अगर 40 है तो आपको कम मिनिमम कंट्रीब्यूशन 200 लगेगा। कोई भी अगर इशू आते हैं तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है, 24/7 ऑनलाइन रहेगा, ये चालू रहता है। और यहाँ पे एक मेल आईडी भी दिया है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस भी है ऑफिस का, जहाँ पे भी आप कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। तभी दिस पर्सन आर नॉट एलिजिबल, इन लोगों ने अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो भी ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी स्कीम के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोगों ने रजिस्टर नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। एंड इनकम टैक्स पेयर, आप आपका ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपने रजिस्टर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फीचर क्या रहेंगे इसमें, तो आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन मिलेगा 60 ईयर के बाद। और अगर सब्सक्राइबर मर जाता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है उसको भी आपको 50% पेंशन मिलेगा, मतलब 1500 रुपये पर मंथ मिलेगा। बट ये पेंशन खाली स्पाउस को ही मिलेगा, मतलब आपका बच्चा है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। फैसिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। तो नियर बाई एलआईसी ऑफिसेज जाइए, ईएसआईसी ईपीएफओ ऑफिस जाइए, वहाँ पे जो हेल्प डेस्क रहता है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप सोचते होंगे हम तो पैसा ऑटो डेबिट दे रहे हैं, हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, इसका फ़ंड कौन मैनेज कर रहा है, हम कल जाके किसको पकड़ें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, जो एलआईसी के अंतर्गत ये पेंशन फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। एग्ज़िट और विड्रॉल ऑप्शन, एग्ज़िट और विड्रॉल ऑप्शन के लिए आपको नियर बाय सीएससी सेंटर जा सकते हो, नहीं तो आप मानधन.in पे जा सकते हो और वहाँ पे एग्ज़िट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एग्ज़िट की स्कीम गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल रखी है। पहली स्कीम ये है, अगर आप 10 साल से भी कम पीरियड के लिए आप उस स्कीम में रहते हो तो आपको एग्ज़िट स्कीम ये दिया जाएगा कि आपका जो खुद का कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन ही आपको खाली मिलेगा और उसमें आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो भी रहता है वो ऐड करके आपके खुद के कंट्रीब्यूशन में मिलेगा। सेकंड एग्जिट ऑप्शन है ये आपको 10 साल के बाद आप
एग्ज़िट करना चाहते हैं बट 7 साल के पहले, आपकी उम्र 60 साल हुई नहीं है और आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? तो आपको जो खुद का कंट्रीब्यूशन था वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, उसमें भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो भी हायर रहेगा वो आपको ऐड करके मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है, अगर बेनिफिशियरी रेगुलर कंट्रीब्यूशन भर रहा है बट वो मर जाता है बीच में, तो उसका स्पाउस मतलब उसका जोड़ीदार वो स्कीम में कंटिन्यूसली कर सकता है आगे के बचे वाले जो भी EMIs है वो भर के। एक तो ऑप्शन वो है कि आप बचे वाले EMI पेड कर दीजिए, आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो दूसरा एक एग्जिट ऑप्शन है, जिसमें जो भी बेनिफिशियरी रहेगा वो आपको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो फंड ने अर्न किया है वो, नहीं तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो भी हायर रहेगा वो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर बेनिफिशियरी ने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है और वो अगर परमानेंटली डिसेबल हो गया है कुछ रीज़न की वजह से, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और वो 60 साल के पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो वो स्कीम के लिए, तो उसका स्पाउस नहीं तो वो खुद वो रेगुलर पेमेंट करके कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो उसको एक एग्जिट स्कीम दिया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जो भी फंड मैनेजर ने अर्न किया है उतना पैसा, नहीं तो सेविंग इंटरेस्ट में जो भी पैसा वो पैसा आपको दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट, अगर आपका मंथली पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में क्या ऑप्शन है? तो उस केस में जो भी पेनल्टी चार्जेस रहेंगे, आउटस्टैंडिंग ड्यू रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको कितना पे करना है, क्या पे करना है, वो पेड करके आपका अकाउंट रेगुलराइज कर सकते हो। तो ये श्रम योगी का ये ऐसा कार्ड बन जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा, नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पे मेल फीमेल आएगा, आपको पेंशन किस तारीख से चालू होगा इसका आएगा, और मंथली कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसका एक आपका कार्ड बन जाएगा एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।